हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जहां हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि भारत को आजादी कौन से अधिनियम के तहत मिली, भारत और पाकिस्तान कैसे अलग हुए, अलग होने के बाद जितनी भी देसी रियासतें थी उनके साथ क्या क्या किया गया और भारत को पूरा एक देश कैसे बनाया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है बच्चों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, ये बात है 3 जून 1947 की। ठीक है, 3 जून 1947 को बच्चों आ रखा है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, जिसे हम जून प्लान भी बोल देते हैं क्योंकि जून के महीने में आ रखा है ये जून प्लान, या फिर इसे बाल्कन प्लान भी बोल सकते हैं, बाल्कन प्लान। देखो 3 जून 1947 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, माउंटबेटन थे। और भारत को आजादी दिलाने के लिए एक जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो कौन से प्लान से जुड़ा हुआ है, इस माउंटबेटन प्लान से। 3 जून 1947 को ये प्लान आया और 5 जुलाई 1947 को ये प्लान ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहां से पास होकर आ गया 5 जुलाई 1947 को। अब जब ये पास हो गया तो अब इसे रॉयल असेंट नहीं मिली, तो 18 जुलाई 1947 को क्या मिला, रॉयल असेंट यानी कि शाही स्वीकृति मिली इस अधिनियम को। बच्चों ये 18 जुलाई वाली डेट एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई 1947 रॉयल असेंट। ठीक है, रॉयल असेंट, शाही क्या मिल गई बच्चों, स्वीकृति, शाही स्वीकृति। और जब ये पास हो गया, इसी से कौन सा एक्ट बना हुआ है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका नाम याद रखना कि 1947 के अधिनियम का नाम क्या था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखो 3 जून 1947 को क्या आया, माउंटबेटन प्लान, जिसे जून प्लान भी बोल सकते हैं और बाल्कन प्लान भी बोल सकते हैं। जून प्लान बोल दो और चाहे इसे आप बाल्कन प्लान बोल दो। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां से पास होकर 5 जुलाई 1947 को पास होने के बाद 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल असेंट मिल गई, यानी कि शाही स्वीकृति मिल गई बच्चों। कौन सी डेट याद रखनी है आपको, 18 जुलाई 1947 की शाही स्वीकृति। इसी शाही स्वीकृति के बाद कौन सा अधिनियम बना हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो लागू कब होने वाला था, कब से लागू हो गया था, 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम में जितने भी प्रावधान थे वो सारे प्रावधान कब से लागू हुए हैं, 15 अगस्त 1947। अगली बात, अब अधिनियम बन गया, 3 जून की डेट याद रखनी है आपको। 18 जुलाई की डेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सा अधिनियम हुआ हमारे लिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, यानी कि जब तक कि इनका खुद का संविधान नहीं बन जाता इतने ये स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट रहेंगे। ठीक है, इस अधिनियम 1947 से। अगली बात, अगला सवाल कैसे पूछ लेते हैं बच्चों आजकल कि 1947 का अधिनियम तो याद कर दिया हमने, लेकिन इसकी धारा सेक्शन, तो धारा 8(1) ये याद रखना है हमें। इसकी कौन सी धारा, धारा 8(1) सेक्शन 8(1) के तहत हमें आजादी मिली है। तो भारत को आजादी किस धारा के तहत मिली है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1), ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है हमें। ठीक है, धारा 8(1) के तहत क्या मिली, आजादी, भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे। अब भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन गए, लेकिन जितनी भी देसी रियासतें हैं उनके साथ क्या किया जाए, तो इस प्लान में, इस एक्ट में साथ में लिखा हुआ था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासतें हैं, वो या तो भारत में मर्ज हो जाए या फिर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। ठीक है, अब अगली समस्या आती है कि जितने भी रजवाड़े हैं, जितनी भी रियासतें, इनको एक कैसे किया जाए, तो भारत में इसका जिम्मा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बन गए थे उस समय, भारत के उप प्रधानमंत्री थे, साथ में ही अंतरिम सरकार के गृह मंत्री भी थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी ली है। इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्य का पुनर्गठन। तो भारत को आजादी की शुरुआत कहां से हो रखी है, 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान, जो कि 5 जुलाई 1947 को क्या हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया। इसको शाही स्वीकृति, रॉयल असेंट कब मिल रही है, 18 जुलाई 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अधिनियम कौन सा आया आजाद करने के लिए भारत और पाकिस्तान को, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसकी भी कौन सी धारा, तो इसकी धारा 8(1), सेक्शन 8(1) के तहत हमें क्या मिल गई बच्चों, आजादी मिल गई है, जिसके सारे प्रावधान कब से लागू हो रहे हैं, सारे के सारे प्रोविजन लागू हो रहे हैं 15 अगस्त 1947 से। अब जिस समय भारत आजाद हो रहा है उस समय भारत की सीमा में 562 रियासतें थी, और उन 562 रियासतों में से भी 559 रियासतों को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था। किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आई। अब ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद उन्होंने कोशिश शुरू करी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो शुरुआत है ये आजादी से पहले ही कर दी थी। और 1930 में कांग्रेस बिल्कुल क्लियर थी कि जब भी भारत आजाद होगा तो भारत पूर्ण रूप से आजाद होगा, सारी चीजें क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, उसमें देसी रियासतें भी शामिल है, उनको अलग हिस्सा नहीं रखा जाएगा भारत से। तो कांग्रेस की ये सारी चीजें हैं वो 1930 से ही क्लियर थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने आजादी से पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए क्या बना दिया था, एक रियासती विभाग सचिवालय बना दिया था, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट। ठीक है, तो देखो भारत और पाकिस्तान क्या बन गए बच्चों, 2 स्वतंत्र और पृथक राज्य। कौन से अधिनियम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा, धारा 8(a). अब रियासती विभाग देखते हैं कि रियासती विभाग क्या है। देखो भारत की सीमा में कितने रह गए, 562, और इस 562 में से भी कितनी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, 559। इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अंतरिम सरकार में क्या थे, गृह मंत्री, और उस समय भारत के आजाद होने के बाद क्या बन गए थे, पहले उप प्रधानमंत्री। भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी शुरुआत होती है रियासती विभाग से, या रियासती सचिवालय, रियासती सचिवालय याद रखना, ये बनता है 5 जुलाई 1947 को। क्या काम था इसका, इस रियासती सचिवालय का काम था जितनी भी रियासतें हैं उनको एक करके कहाँ करना है, भारत में मिलाना है, सभी को भारत का हिस्सा बनाना है। तो याद रखना रियासती सचिवालय यानी कि प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट कब बना हुआ है बच्चों, 5 जुलाई 1947 को, जिसके चेयरमैन कौन बने हुए हैं, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बने हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना कि रियासती विभाग के चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम याद रखना। इनकी हेल्प के लिए एक सेक्रेटरी और बने हुए थे, सचिव, वीपी मेनन। इनके सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी सचिव वीपी मेनन, ये नाम याद रखना, ठीक है, यहां से वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा काम करा है, वरना आज रियासतों की स्थिति अलग ही होती। 562 में से 559 रियासतों को बिना किसी जोर जबरदस्ती के मिलाने का जो काम किया है वो किसने करा है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। धीरे धीरे उन्होंने राजा महाराजाओं को क्या करा है, अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए कहा। उनके साथ चाय की जितनी भी पार्टी होती थी उन सब में जाने लगे, वहां पर उनसे बातचीत करने लगे, उनको संविधान बनाने में उनका जो भी योगदान हो सकता था वो योगदान लिया। यानी कि धीरे धीरे वो लोगों को क्या कर रहे थे, जितनी भी रियासतें थी उनको अपनी तरफ होना शुरुआत करवा रहे थे यहाँ से।
तो याद रखना कि प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट रियासती विभाग सचिवालय कब का बना हुआ है, 5 जुलाई 1947 का। इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सेक्रेटरी सचिव कौन बने हुए हैं, वीपी मेनन। यानी कि इन दोनों व्यक्तियों का हमारे भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ है। अब 562 में से 559 रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो भारत में शुरुआत में नहीं मिली। ठीक है, जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद को तो आज तक भी नहीं पता चलता है कि इनका मर्ज कैसे किया गया है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर में राजा थे हरि सिंह। ठीक है, 15 अगस्त को देश आजाद हो रहा है और मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया, सारी रियासतों को अपनी तरफ कर लिया है। उनके हाथ से बड़ी बड़ी रियासतें निकल चुकी थी। ऐसे में उन्होंने जो निशाना बनाया वो कश्मीर को बनाया और 24 अक्टूबर 1947, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 24 अक्टूबर 1947 को जितने भी पाकिस्तानी कबालिये थे वो सारे क्या करे, उन्होंने अटैक कर दिया, पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। ठीक है, कश्मीर में राजा कौन है, हरि सिंह। अब कश्मीर में ये था कि वहां की जो जनता थी उसमें मोस्ट ऑफ लोग, जो ज्यादातर जो लोग थे वो तो क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन राजा क्या था, एक हिंदू। और हरि सिंह शुरू से नहीं चाहते थे कि वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया और 24 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया, कश्मीर में घुसपैठ कर दी। जब उन्होंने लगा कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो हरि सिंह क्या करे, 25 अक्टूबर को आए। ठीक है, उन्होंने बात करी तो वीपी मेनन वहां पहुंचे और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्योंकि जब इन्होंने मदद मांगी तो माउंटबेटन जो प्लान आ रखा था इसमें साफ ये कहा गया था कि अभी जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो हिंदुस्तान की आर्मी है अभी आजाद नहीं किया जाएगा, वरना ये अपने तरीके से आर्मी को यूज करेंगे। तो जब हरि सिंह ने माउंटबेटन से ये बात कही तो माउंटबेटन ने सीधा बोल दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है तो भारत क्यों मदद करेगा। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी यही जवाब था, उन्होंने बोला मदद कर देंगे लेकिन आप किसका हिस्सा बनो, भारत का हिस्सा बनो। तो यहाँ पर हरि सिंह जी जो राजा थे यहाँ के कश्मीर के, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा और उन्होंने मजबूरी में क्या करा, साइन कर दिया। तो याद रखना कि कश्मीर का विलय कैसे हो रखा है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और कब विलय हो गया बच्चों कश्मीर का, 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन अब उन्होंने शामिल तो हो गए लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी, और शर्तें क्या थी कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर के लिए एक अलग संविधान रहेगा, कश्मीर का अपना खुद का एक राज्य ध्वज रहेगा, और जितने भी कश्मीर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव है, आंतरिक प्रशासन मामले हैं, उन पर भी कश्मीर का ही अधिकार रहेगा। और इन सारे चीजों के लिए, इन सारे अधिकारों के लिए हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370। तो हरि सिंह ने ये सारी शर्तें रखी, उसके बाद ही क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे कि एक राज्य ध्वज होना चाहिए, अलग से संविधान होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, और आंतरिक मामलों पर जितना भी जो आंतरिक प्रशासन है, उनके आंतरिक मामले जितने भी, उन सब पर भी निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, खुद जम्मू कश्मीर को होगा। जिनके अधिकारों के लिए कौन सा आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 370। इसीलिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लागू था, अनुच्छेद 370। तो ये कहानी बात समझ में आई आपको हरि सिंह की। तो याद रखना कश्मीर का विलय भारत में कब हो रहा है, 26 अक्टूबर 1947 को। वहां के राजा कौन है, हरि सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। अब ये तो बात हो गई कश्मीर की। उसके बाद जूनागढ़ की बात समझते हैं। जूनागढ़ में कैसे हुआ, तो देखो जूनागढ़ में देखो ये पूरा हिस्सा है गुजरात वाला, ठीक है, और गुजरात में भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये पड़ता है जूनागढ़, जबकि जो पाकिस्तान है वो यहीं तक खत्म हो जाता है, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है नीचे वाला, ये क्या था बच्चों, जूनागढ़। अब इसकी बाउंड्री को देखते हुए, ना तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में मिलना इसका मुश्किल है, इसका पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो कहाँ पड़ रहा है,
भारत के अंदर पड़ रहा है, जबकि यहाँ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले, जबकि यहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, ज्यादातर हिंदू थी, और वो ये चाहते थे कि हम कहाँ मिले, हिंदुस्तान में मिले। तो देखो कश्मीर का विलय हो गया। उसके बाद आती है जूनागढ़ की बात। तो जूनागढ़ में कौन है, महावत खान थर्ड, ये याद रखना। और महावत खान थर्ड तो ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, और उनके पास हुआ करते थे 800 कुत्ते, उनको कुत्तों का बहुत शौक था, जहां वो वहां उनके कुत्ते। तो अपने कुत्तों को लेकर वो तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। लेकिन हिस्से को तो उठाकर नहीं लेके जा सकते, इस जूनागढ़ को तो नहीं लेकर जा सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में क्या करवा लिया, जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम करवा लिया उन्होंने वहां पर। और 90% यानी 90% जनता ने हिंदुस्तान में मिलने के लिए वोट डाले, और इसी तरह से जूनागढ़ का विलय भी कहाँ हो गया, भारत में। ठीक है, ये बात है 9 नवंबर की, 9 नवंबर 1947 की। तो याद रखना कि कश्मीर का विलय तो कब हो रहा है बच्चों, 26 अक्टूबर 1947 को। वहां के राजा कौन है, हरि सिंह। यहाँ उल्टा था, यहाँ राजा हिंदू था और जो ज्यादातर जनता थी वो क्या थी, मुस्लिम थी। जबकि यहाँ जूनागढ़ में जनता तो क्या है, हिंदू, और राजा जो यहाँ का है वो कौन है, महावत खान थर्ड, मुस्लिम है। ये अपने कुत्तों के साथ चले गए वहीं पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी चीज को देखते हुए क्या करा, जनमत संग्रह करा लिया। पॉपुलेशन किसके फेवर में थी, भारत के फेवर में थी। 90% जनता ने वोट डाल दिए और जूनागढ़ का विलय कहाँ हो गया, भारत में विलय हो गया। अब अगली बात आती है हैदराबाद की। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 ही रियासतें ऐसी थी जो भारत में नहीं मिल रही थी। अब देखो हैदराबाद भी हम सबको पता है कि कहाँ पड़ रहा है भाई। अगर हमारा इंडिया का मैप देखें तो इस तरफ हमारा हैदराबाद वाला हिस्सा है, ठीक है। और हैदराबाद का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसको देखते हुए कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि ये पाकिस्तान में मर्ज हो। ये किसके अंदर आ रहा है, जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों ज्योग्राफिकल भारत की सीमा के अंदर ही आ रहे थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को देखा कि इनका विलय कहाँ कराना चाहिए, हैदराबाद में। तो हैदराबाद के जो नवाब थे उस टाइम थे उस्मान अली। और हैदराबाद सबसे ज्यादा पैसे वाली रियासत थी, क्योंकि आपको कोहिनूर हीरा तो पता है। तो जो कोहिनूर हीरा है वो यही तेलंगाना, जो जिसे पहले गोलकुंडा कहा जाता था, मिडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे तो गोलकुंडा तेलंगाना से क्या निकला हुआ है, कोहिनूर हीरा। तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं इनके पास। इन्होंने सोचा हम क्यों मर्ज होए, और मर्ज भी हुई तो हम कहाँ मर्ज होए, पाकिस्तान में मर्ज हुए। अब पॉसिबल ही नहीं था कि आप हैदराबाद को क्या करो, पाकिस्तान में मिला दो। इन्होंने, उस्मान अली ने क्या कर दिया, ब्रिटेन फोन लगा दिया। ब्रिटेन से फोन आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि सारा जिम्मा तो किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया, यहाँ ऑपरेशन पोलो चला दिया, ठीक है, और आर्मी भेज दी। जबकि आर्मी के पास कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि दोनों देशों की आर्मी क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात पहले से ही माउंटबेटन क्लियर करके जा चुके थे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास फोन आया कि क्या हो रहा है वहां पर हैदराबाद में, उस्मान अली ने पहले ही खबर कर दी वहां पर ब्रिटेन में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई आर्मी नहीं है, हमने सिर्फ क्या भेजी हुई है, पुलिस भेजी हुई है। जबकि पुलिस की ड्रेस में कौन थी, आर्मी थी। तो तब तक तो उन्होंने काम ही कर दिया था। तो याद रखना कि हैदराबाद में कौन है, उस्मान अली है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां क्या चला दिया बच्चों, ऑपरेशन पोलो। तो वास्तव में थी तो आर्मी, लेकिन पुलिस के कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि पुलिस काम कर सकती है, आर्मी नहीं कर सकती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और इसे बोल दिया कि ये क्या है, पुलिस से कार्रवाई है, आर्मी तो थी नहीं। तो इस तरह से तीनों की तीनों रियासतों का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। तो याद रखना कश्मीर का विलय कैसे हो रहा है, कश्मीर में कौन है राजा, हरि सिंह, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। जूनागढ़ में कौन है, महावत खान थर्ड, वहां पर क्या हो रहा है, रेफरेंडम हो रहा है, जन्म संग्रह से भारत में विलय हो रहा है। और लास्ट हैदराबाद, जहां पर नवाब कौन है, उस्मान अली, जो बहुत पैसे वाला था। तो उसे लगता था कि मुझे मिलने की जरूरत ही नहीं है भारत में, बिल्कुल भी, अगर मिलूं भी तो कहाँ मिलूं, पाकिस्तान में। लेकिन ज्योग्राफिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां क्या चला दिया, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो मिलिट्री एक्शन बोल सकते हैं, ऐसे हम पुलिस से कार्रवाई बोल सकते हैं। इस तरह से इन तीनों की तीनों रियासतों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा लिया, मर्ज। जहां पर हरि सिंह जी के साथ थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद में दिमाग लगाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको क्या कर दिया, भारत में मिला दिया। उसके बाद देखो, अब इन तीनों को तो मिला दिया, लेकिन धीरे धीरे
मांग उठने लगी अलग से राज्यों की कि भाषा के आधार पर क्या बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। तो तीनों रियासतों को मिलाने के बाद, रियासतें तो भारत में मिल गई, अब बात आती है राज्यों की। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो देखो, सबसे पहले बात है जून 1948 की, एक धर कमीशन, ठीक है, धर आयोग। कौन थे? एस के धर थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे, और इनकी अध्यक्षता में स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहला कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन। कब की बात है? जून 1948 की। और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पर अलग से राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए, वरना ऐसे तो क्या हुआ, अभी अभी देश एक हुआ है और फिर से देश के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। आज एक राज्य डिमांड कर रहा है, कल को दूसरा राज्य डिमांड करेगा। तो याद रखना कि सबसे पहले कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। और एस के धर कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में। और इन्होंने बोला कि भाषाई प्रांतीय आयोग, जो राज्य बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर नहीं बनाए जाएंगे, ये याद रखना। इन्होंने क्लियर मना कर दिया बिल्कुल, ठीक है, कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना करके क्या करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर करना चाहिए। तो इनका जो प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन है, इसमें ये बात कही गई कि आज आप एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना रहे हो। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, हर राज्य क्या करेगा? भाषा के नाम पर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा हमें अलग राज्य बना दो। तो बड़ी मुश्किल से तो रियासतों को एक कर रहा है, अब किसके टुकड़े हो जाएंगे? राज्यों के टुकड़े हो जाएंगे। तो याद रखना, जून 1948 में इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है? एस के धर। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वहां के वो रिटायर्ड जज है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है दिसंबर 1948 में। और उन्होंने साफ ये कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर ना करके किसके आधार पर करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनी। जब यहां से भी बात नहीं बनी तो एक और कमेटी बनाई गई बच्चों, जेवीपी कमेटी, ठीक है, जेवीपी समिति। इसने क्या करा? इन्होंने देखा कि ठीक है, जो धर कमीशन बना है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसको फिर से चेक कर लेते, ठीक है, दिसंबर 1948 में फिर से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए या प्रशासन के आधार पर राज्य होने चाहिए। तो जेवीपी कमेटी याद रखना दिसंबर 1948 की बनी हुई है, और इसमें सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि जेवीपी से कौन कौन है। तो याद रखना, जे से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पी से कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। और वी से कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों नाम याद रखने। सीधे सीधे सवाल आते हैं कि जेवीपी समिति में कौन एक व्यक्ति शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस लिए बनी हुई है? तो एस के धर के अध्यक्षता में जो धर कमीशन बना हुआ है उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए बनी हुई है। और इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाकर क्या करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन यहीं से बात नहीं बनी। अब उसके बाद देखो, एक व्यक्ति हैं पोट्टी श्रीमालू, ठीक है, पोट्टी श्रीमालू, जो लगातार तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने कितने दिन की हड़ताल कर दी बच्चों? 56 दिन की, ठीक है। देखो समझो, इधर ये पूरा हिस्सा है मद्रास वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पर कौन सी भाषा बोलने वाले रह रहे हैं? तमिल प्लस तेलुगु, तमिल और तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। और इन तेलुगु भाषा वालों ने बोला कि हमें तमिल वालों के साथ नहीं रहना, और क्या करो? अलग से हमें राज्य बना दो। यानी कि आज का जो आंध्र प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सी भाषा वाले लोगों के लिए बना हुआ है? तेलुगु। और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु वालों की तरफ से अनशन करने के लिए कौन बैठे हुए थे? पोट्टी श्रीमालू, जो लगातार डिमांड कर रहे थे। और जब इन्होंने देखा कि सरकार नहीं सुन रही है तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, और लगातार 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ से दंगे होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि चीजें इतनी ज्यादा खराब ना हो, इसलिए क्या बना दिया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया बच्चों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्योंकि 56 दिन के बाद इनकी तो क्या हो गई?
भूख हड़ताल हो गई तो ये जितना नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा, इसे दो भागों में बांट दिया। ये तो क्या रह गया, इधर मद्रास था, ठीक है, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं। यहाँ पर तो कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तमिल, और इधर आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तेलुगु, तेलुगु भाषा वाले लोग। तो पोट्टी श्रीरामालू का नाम याद रखना, उन्होंने कितने दिन की हड़ताल कर दी, 56 दिन की हड़ताल कर दी। इस तरह से मद्रास से अलग होकर क्या बन गया, आंध्र प्रदेश, जिसे आज हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु। देखो सीधा सवाल आता है पेपर में कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1953, इसकी पूरी डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बन रहा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बन रहा है, मद्रास से अलग होकर बन रहा है, क्योंकि मद्रास में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए हैं, तमिल, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए हैं अब, तेलुगु, ठीक है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, जब आपने भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया तो धीरे धीरे सभी राज्यों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो और राज्य क्यों नहीं बन सकते। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना, दिसंबर 1953 में। देखो 1 अक्टूबर 1953 को क्या बन रहा है, आंध्र प्रदेश, और दिसंबर 1953 में इन राज्यों की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, फजल अली। इसीलिए कई बार इसका दूसरा नाम भी क्या बोल देते हैं, फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। तो याद रखना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, फजल अली कमीशन, जो कब बना हुआ है बच्चों, दिसंबर 1953 में। जैसे जेवीपी बना, सबसे पहले एस के धर, इसके अध्यक्षता में क्या बना हुआ है, धर कमीशन, उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी हुई है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बना हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो याद करते टाइम आप इनके ऑर्डर भी याद रखना कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा है। अध्यक्ष है फजल अली, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फजल अली आयोग भी बोल देते हैं, फजल अली कमीशन, ठीक है, फजल अली आयोग। और दो मेंबर कौन कौन से थे, तो के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों सदस्य याद रखना। सीधा सवाल रहता है कि स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसमें कौन सा एक सदस्य शामिल नहीं है, तो फजल अली इसके अध्यक्ष है, और के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू क्या बने हुए हैं बच्चों, इसके मेंबर्स बने हुए हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में, ठीक है। इस रिपोर्ट को याद रखना कि बन तो कब रहा है, दिसंबर 1953 में, और रिपोर्ट कब दे रहे हैं, 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्या था, देखो उससे पहले हमारे भारत में 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे, ABCD। इन सारी कैटेगरीज को तो किया गया खत्म, और इन्होंने बोला अब या तो स्टेट होंगे या फिर क्या बनेंगे, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 तो स्टेट बनाए गए और 6 यूटी बनाए गए। तो याद रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा पारित हो रहा है, 1956। भाई राज्य पुनर्गठन आयोग गठित तो कब हो रहा है, फॉर्मेशन कब हो रहा है उसका, दिसंबर 1953 में। रिपोर्ट दे रहा है 1955 में, और इसी रिपोर्ट के बेस पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हो रहा है, 1956 में, जिसमें क्या बोला गया, 1 नवंबर 1956 को क्या बनेंगे, 14 स्टेट और 6 यूटी, ठीक है। और जो 14वां स्टेट था बनने वाला, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना हुआ है, वो कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। जबकि आज कितने राज्य हैं हमारे पास, आज 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, लेकिन 1956 में कितने स्टेट हुआ करते थे, 14, और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे, 6। कौन कौन से हैं ये देखो, देखो कौन कौन सी यूटीज है, तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। 6 यूटी बनी है।
लेकिन आज हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो आज क्या है, स्टेट है, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी आज क्या है, स्टेट है, बाकी ये सारे तो आज भी यूटी बने हुए हैं। तो ये सारे कैसे बने हुए हैं, तो देखो 14वां स्टेट कौन सा बना हुआ है, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, और 15वां स्टेट गुजरात 1960 में क्या बन गया भाई, पूरे के पूरे गुजरात जो बना है इसको पहले क्या बोला जाता था, बॉम्बे प्रोविंसेस, ठीक है। और ये बॉम्बे प्रोविंसेस से गुजरात और महाराष्ट्र अलग होकर क्या बन गए हैं, स्टेट बन गए, ठीक है। तो बॉम्बे प्रोविंसेस से अलग होकर गुजरात क्या बना है, 15वें नंबर का स्टेट। जबकि 6 यूटी कौन कौन से थे, याद रखना, पहले हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा आज के समय क्या बने हुए हैं बच्चों, राज्य बने हुए हैं, ठीक है। तो 14वां राज्य आंध्र प्रदेश, 15वां राज्य कौन सा बन गया है, गुजरात, बॉम्बे प्रोविंस से अलग होकर। ऐसे ही देखो 16वां राज्य, 17वां राज्य, 18वां राज्य, इस तरह से सारे क्या बने, 28 राज्य बने। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जो क्या थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी, कुछ बस्तियां ऐसी थी जो पुर्तगीज के कब्जे में थी। तो भारत ने क्या करा, इन्हें समय समय पर आजाद करवाया और उसके बाद इसे क्या करा, एक अमेंडमेंट करवाकर संशोधन द्वारा भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, पौंडीचेरी की। ये जो पौंडीचेरी है आज के समय जिसे हम देखते हैं, देखो ये कैसे कैसे बटा हुआ है, पौंडीचेरी जिसे हम आज पूरा पौंडीचेरी कह रहे हैं, तो ये पौंडीचेरी, माहे, यनम, ठीक है, यनम और चंद्रनगर और करैकल, ये सारी चीजें थी जो किसके कब्जे में हुआ करती थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी, ठीक है। इसको यनम कर लेना, ठीक है, YANAM, यनम, यनम, ठीक है, याद रखना है यहां से। तो फ्रांसीसियों के कब्जे में कौन कौन सी चीजें थी, पौंडीचेरी, माहे, यनम, चंद्रनगर और करैकल। भारत ने क्या करा, नवंबर 1954 को क्या करा दिया, इन्हें आजाद करा दिया। तो देखो ये जो पौंडीचेरी है ना आज के समय का, ये एक राज्य में नहीं है, 3 राज्यों में कैसे कैसे फैला हुआ, देखो माहे, ये रहा, ठीक है, जो पौंडीचेरी का हिस्सा है, लेकिन कौन से स्टेट में है बच्चों, केरला में, ठीक है। उसके बाद देखो पुडुचेरी, ये वाला हिस्सा, करैकल, ये वाला हिस्सा, तो ये कौन सा स्टेट है, यहां से यहां तक तमिलनाडु वाला हिस्सा है, और यनम जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले तो देखो ये जो पुडुचेरी है जिसे हम पौंडीचेरी बोलते हैं आज के टाइम पर, इसके हिस्से कौन कौन से राज्य में फैले हुए, तो 3 राज्य में, कौन कौन से, केरला में है माहे, ठीक है, तमिलनाडु में 2 हिस्से हैं, पुडुचेरी और करैकल, और यनम वाला हिस्सा कहां पड़ता है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, याद रखना। इन सबको साथ में चंद्रनगर और है, इस चंद्रनगर को हम क्या करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में मिला देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सारी की सारी चीजें किस सरकार के कब्जे में थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और भारत ने इनको आजाद कब कराया, अभी भारत ने इनको भारत का हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ फ्रांसीसी सरकार से क्या कराया, आजाद कराया। तो कौन से साल में आजाद करवाया, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954। और साथ में मैप से भी याद रखना कि जो पौंडीचेरी है उसका हिस्सा किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में, केरला में और तमिलनाडु में, 4 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा का पूरा पौंडीचेरी, और 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये याद रखना। तो फ्रांस सरकार से कब आजाद हो गया, 1954 में, ठीक है। ऐसे कुछ बस्तियां और थी जो पुर्तगीज के कब्जे में थी। तो कौन कौन सी बस्तियां हैं जो पुर्तगीज के कब्जे में, देखो तो देखो फ्रांसीसियों की तो देख दी हमने, ऐसे पुर्तगीज पुर्तगाल के कब्जे में कौन कौन सी थी, गोवा और दमन द्वीप, और इन्हें भी 1961 में बच्चों क्या करवा लिया गया है, आजाद। तो फ्रांसीसियों से तो कब आजाद करवाया, 1954 में, और पुर्तगीज से गोवा दमन द्वीप को कब आजाद करवाया है, 1961 में। अभी इनको आजाद करवाया है, भारत का हिस्सा नहीं बनाया है, ठीक है, बाद में बनेंगे भारत का हिस्सा। तो देखो हमने 15 राज्य बना दिया था, कौन सा, गुजरात, किससे अलग करके, बॉम्बे प्रोविंसेस से, याद रखना 15वें नंबर का कौन सा बना हुआ है। ऐसे ही 16वें नंबर पे बना हुआ है बच्चों नागालैंड 1963 में। इसके लिए एक अधिनियम था, नागालैंड का अधिनियम 1962, और उसी अधिनियम के तहत 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर भारत का कौन से नंबर का राज्य बन रहा है, 16वें नंबर का। तो साथ में आपको उनका नंबर तो याद रखना ही है, ईयर भी जरूर याद रखना है।
पेपर में सीधे सीधे ईयर आते हैं कि गुजरात कब बन रहा है, नागालैंड कब बन रहा है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा कब बन रहा है। ये सारे राज्यों के कुछ एक के नंबर भी याद रखेंगे जिनके सीधे सीधे नंबर पूछ लिए जाते हैं, बाकी सबके ईयर जरूर याद होने चाहिए। फिर किससे अलग होकर बने ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे गुजरात 15वें नंबर पे बन रहा है और किससे अलग होकर बन रहा है, बॉम्बे प्रोविंस से। ऐसे ही 16वें नंबर पे क्या बन रहा है, नागालैंड कब बन रहा है, 1963 में, और किससे अलग होकर, असम से अलग होकर। सीधे सीधे याद रखने हम इनके। उसके बाद 17वें नंबर पे बन रहा है बच्चों हरियाणा, किससे अलग होकर हो रहा है, पहले तो ये देखो पंजाब से अलग हो रहा है। कब बन रहा है हरियाणा, 1966 में। इनका सीक्वेंस भी याद रखना कि गुजरात भाई 14वें पे तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद इनके सीक्वेंस ऑर्डर में लगवा लिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना गुजरात बन रहा है, 14वें पे आंध्र प्रदेश, 15वें पे गुजरात, 16वें पे हमने नागालैंड बना ही दिया है, ठीक है। और 17वें पे कौन सा बन रहा है, हरियाणा। और कौन से ईयर में बन रहा है, 1966 में। किससे अलग होकर बन रहा है, पंजाब से। उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, 1956 में यूटी था, देखा हमने 6 यूटीज में शामिल था हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसको 1971 में क्या कर दिया गया, फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था 1956 में, लेकिन 1971 में क्या बन गया बच्चों, 18वें नंबर का राज्य बन गया, ठीक है। तो याद रखना कब बन रहा है, 1971 में, और पहले ये क्या था, यूटी, और अब क्या बन गया है, पूरा का पूरा पूर्ण राज्य। तो देखो 15वें पे कौन है, गुजरात, 16वें पे नागालैंड हो गया, 17वें पे हरियाणा, और 18वें पे कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। कब बन रहा है, 1971 में, ये याद रखना। अब ये पहले से किसी का अलग होकर नहीं बना है, सिर्फ क्या था, यूटी था, यूटी से अब क्या बना दिया है, पूर्ण राज्य बना दिया हमने। उसके बाद देखो 18 तक हो गए, उसके बाद बात आती है 19, 20, 21, ठीक है, तीनों एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों के तीनों का ईयर एक जैसा है, 1972। अब इनके सीक्वेंस से सवाल नहीं आते कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि तीनों के तीनों कब बन रहे हैं, 1972 में बन रहे हैं, बाकी सबके ईयर अलग अलग है। इन तीनों का ईयर कौन सा, 1972, तो 1972 में कौन सा एक स्टेट है जो नहीं बना हुआ है, तो बाकी के 3 नाम हो जाएंगे, ठीक है, और एक नाम क्या हो जाएगा, राज्य का अलग हो जाएगा। तो 1972 में कौन कौन से बन रहे हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। याद रखना कहाँ से शुरुआत करी हमने, 14वें पे आंध्र प्रदेश से, और कहाँ तक पहुंच गए हम, त्रिपुरा तक, 21वें पे। उसके बाद बात आती है 22वें नंबर पे कौन सा बन रहा है, सिक्किम, और इसका नंबर भी याद रखना है, सबसे जरूरी है हमारे लिए इसका नंबर याद रखना। देखो इसका 22वां नंबर याद रखना। सीधा सवाल आता है कि सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, तो जहां नंबर इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको नंबर भी बताऊंगी कि किस किस के स्टेट के नंबर पूछे हुए हैं। जैसे गोवा बनेगा तो गोवा का नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन से नंबर का बन रहा है। ऐसे ही बच्चों सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, 22वें नंबर का। अब इस सिक्किम की कहानी थोड़ी अलग है। भारत और सिक्किम में क्या हुआ, 1950 में एक शांति समझौता हुआ, एक पीस ट्रीटी हुई है, ठीक है, जिसके तहत सिक्किम ने क्या बोला कि भाई आप हमारी रक्षा करोगे, बदले में हमारी जो रक्षा है, संचार है, विदेशी मामले हैं, वो हम भारत को सौंप देंगे। और दोनों देश बिल्कुल शांति के साथ इस समझौते को पूरा भी कर रहे थे। तो याद रखना दिसंबर 1950 में भारत और सिक्किम के बीच में क्या हो रखी है, एक पीस ट्रीटी हो रखी है, जहां पर भारत बदले में क्या करेगा, सिक्किम की रक्षा भी करेगा। इसके बाद एक 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम में जब ये समझौता आ रहा है उस समय चुग्याल वंश का शासन होता है, ठीक है, और चीजें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। 35वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1974 में, जिसके तहत सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य। और लास्ट में 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया गया बच्चों, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये काम करने वाली कौन है उस समय, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो याद रखना सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, 22वें नंबर का। कौन से अमेंडमेंट से बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, 36 अमेंडमेंट 1975, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हो रहा है, भारत का पूर्ण राज्य बना हुआ है, और तब से लेके अभी तक ये भारत का क्या है, एक अभिन्न अंग है। उसके बाद देखो ये तो सिक्किम की बात हो गई, फिर आता है और कौन कौन से स्टेट बने हुए हैं। देखो 23वें नंबर पे कौन सा हो गया है, क्योंकि 22वें पे कौन सा है, सिक्किम,
तो 23वें पे है बच्चों मिजोरम। कब बना हुआ है? 1987 में, 1987। और पहले ये क्या था? यूटी। कौन सा अमेंडमेंट से? 53 अमेंडमेंट 1986। ठीक है, तो अमेंडमेंट का नाम याद रखना, 53 अमेंडमेंट से मिजोरम क्या बना हुआ है? 23वें नंबर का राज्य बन रहा है। कब बन रहा है? 1987 में। अब 24वें पे बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, और ये भी पहले क्या हुआ करता था? यूटी। तो 53 अमेंडमेंट 1986 से ही 1987 में अरुणाचल प्रदेश में क्या बन गया है बच्चों? राज्य बन गया। तो 1987 में कौन कौन से बन रहे हैं? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों के लिए अमेंडमेंट कौन सा हो रखा है? 53 अमेंडमेंट 1986। अमेंडमेंट का ईयर हमेशा एक पहले रहा है बस। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। 1986 में हो रहा है तो कब बन रहा है? 1987 में बन रहा है। तो 23 और 24 पे कौन हो गए? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब आता है अगला 25वें पे गोवा। और गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगीज के कब्जे में था। पुर्तगीज से हमने आजाद करवा दिया था। और गोवा को बच्चों 1987 में हमने 56 अमेंडमेंट 1987 से क्या करवा लिया है? भारत का हिस्सा बना लिया। और कौन से नंबर का स्टेट बना हुआ है? 25। जैसे कि आपने सिक्किम का याद कराया ना 22वें पे, ऐसे ही गोवा का नंबर याद रखोगे। गोवा का नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 25वें नंबर का भारत का राज्य कौन सा बना हुआ है? तो गोवा। कब बन रहा है? 1987 में। कौन से अमेंडमेंट से? 56 अमेंडमेंट 1987 से। इसका अमेंडमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 3 स्टेट आते हैं साथ में। कौन कौन से? 26वें पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तीनों के तीनों कब बन रहे हैं? साल 2000 में बन रहे हैं। ठीक है, तो साल 2000 में बनने वाले कौन कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? एमपी से। ठीक है, कब बन रहा है? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड किससे अलग होकर बन रहा है? यूपी से। कब बन रहा है? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड किससे अलग हो गया है? बिहार से। और कब बन रहा है? 15 नवंबर 2000। और ये जो 2000 वाले हैं ना, इनकी पूरी डेट याद रखनी है। अब तक के जो स्टेट थे उनका ईयर याद करने से काम चल जाएगा, लेकिन ये जो नए स्टेट बने हुए हैं इनके एग्जाम में पूरी डेट पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ कब बन रहा है, उत्तराखंड राज्य कब बन रहा है, ठीक है, झारखंड है वो कब राज्य बन रहा है। तो याद रखना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बन रहा है 1 नवंबर को, ठीक है, फिर 9वें दिन ही उत्तराखंड बन रहा है 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को क्या बन रहा है? झारखंड। किससे अलग होकर? बिहार। तो कब बन रहा है और किससे अलग होकर बन रहा है ये याद रखना, ठीक है। तो देखो कहां तक पहुंच गए हम, 26, 27 और 28। 29वें नंबर पे अब कौन सा बन जाएगा बच्चों? तेलंगाना। हालांकि अब कितने राज्य रह गए? 28। तो देखो तेलंगाना 2 जून 2014 को किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश कब बना है बताओ? 1 अक्टूबर 1953 को। किससे अलग हुआ था ये? मद्रास से अलग हुआ था। मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। अब इसकी भी बारी आ गई, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया? तेलंगाना। कब बन रहा है? 2 जून 2014 को। तो 2014 तक हमारे पास कितने स्टेट हो गए थे? 29। लेकिन वर्तमान में कितने हैं हमारे पास? 28 राज्य। तो एक कैसे घट गया? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019। जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगे थे उसको तो खत्म किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो इस जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का यानी कि स्पेशल स्टेट का जो दर्जा इसे तो किया गया समाप्त, और इसे क्या बना दिया गया? यूटी। और जम्मू कश्मीर से ही एक और नई यूटी बना दी गई है, लद्दाख। तो याद रखना, सबसे न्यूएस्ट सबसे नई यूटी कौन सी बनी है? लद्दाख, ठीक है, जो किससे अलग होकर बन रही है? जम्मू कश्मीर से अलग होकर बन रही है। और सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज भी सबसे बड़ी यूटी आज के टाइम पे कौन सी है? लद्दाख। याद रखना, सबसे नई और सबसे बड़ी एरिया वाइज यूटी कौन सी है? लद्दाख। तो देखो 29 थे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट खत्म, तो वापस कितने राज्य घट रह गए? घटकर 28। और ये बात कब की है? 31 अक्टूबर 2019 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था उसे करा समाप्त, और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूटी। और इसी से ही अलग करके लद्दाख को क्या बना दिया गया? नई यूटी। तो हमारी सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, न्यूएस्ट यूटी कौन सी है बच्चों? लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे नई यूटी कौन सी है? लद्दाख। इस तरह से वर्तमान में हमारे पास कितनी यूटी रह गई हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे पास? 8, ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को
सॉरी 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो पहले से यूटी बनी हुई थी, दोनों डी वाली याद रखना आप, तो दादर और दमन दोनों डी वाली को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब ये देखना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी तो नहीं हो गई, तो देखो ये पहले से यूटी बनी हुई थी, सिर्फ हमने क्या करा है, दोनों को मर्ज करके एक किया है, तो नई यूटी लद्दाख की है, ये दोनों नई यूटी नहीं है, ऑलरेडी ये पहले से थी, अस्तित्व में एग्जिस्ट करती थी, इन दोनों को सिर्फ हमने क्या करा है बच्चों, मर्ज करा है। तो याद रखना 26 जनवरी 2020 को कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें मिलाकर एक कर दिया गया, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव। कब की बात हो रही है, 26 जनवरी 2020 को। इस तरह से वापस 9 यूटी होकर वापस कितनी यूटी रह गई है, 8। तो वर्तमान में 28 तो राज्य हो गए हैं और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद थोड़ी सी बात दिल्ली की ओर कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी सवाल आते हैं। तो देखो दिल्ली के बाद, दिल्ली 1956 में क्या बन गया था, यूटी। भाई हमने ये डेट देखी थी 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को 14 तो स्टेट बन रहे थे, ठीक है, 14 तो स्टेट है और 6 क्या बन रहे हैं बच्चों, यूटी बन रही है। तो उन 6 यूटी में से एक कौन सी शामिल थी, दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली को 69 अमेंडमेंट 1991, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, ठीक है। 1991 अमेंडमेंट से क्या कर दिया, सॉरी 69 अमेंडमेंट 1991 से क्या करा, एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें 3 स्टेट शामिल किए गए, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, जिनके कुछ मेन जगह लिखी हुई कि हरियाणा से कौन कौन से शामिल हो रहे हैं, फरीदाबाद, ठीक है, और गुरुग्राम, जिसे पहले हम गुड़गांव कहते थे। उत्तर प्रदेश से कौन से शामिल हो रहे हैं, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा, और राजस्थान से कौन सा शामिल हो रहा है, अलवर और भरतपुर। इन सभी को किसमें शामिल किया गया, दिल्ली एनसीआर में। और कौन सा आर्टिकल है इनके लिए इंपॉर्टेंट, वो देखो, तो आर्टिकल 239AA पूछा हुआ आर्टिकल है ये दिल्ली एनसीआर के लिए, ठीक है। तो याद रखना कौन से अमेंडमेंट से, 69 अमेंडमेंट 1991 से एनसीआर जैसी चीज आई, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें एनसीटी के साथ हमने क्या शामिल कर दिया, एनसीआर शामिल कर दिया। कौन कौन से स्टेट, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। दिल्ली एनसीआर में तीनों स्टेट शामिल होते हैं, जिनकी कुछ जगह यहाँ लिखी हुई कि हरियाणा से कौन कौन से शामिल होते हैं, यूपी से कौन कौन से शामिल होते हैं मेन जगह, और राजस्थान से कौन कौन शामिल होते हैं, अलवर और भरतपुर। तो इस तरह से दिल्ली की भी बात हो गई क्योंकि दिल्ली से सवाल आता है। 69 अमेंडमेंट 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में कौन कौन से स्टेट शामिल हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूटी ऑलरेडी कब का बना हुआ है, 1956 में बना हुआ है, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 239AA, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में देखा कि 562 में से 559 रियासतें मर्ज हो चुकी थी। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीनों को कैसे मिलाया, फिर स्टेट की डिमांड उठी, भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेस पर, उन सबको कैसे सुलझाया, कैसे 28 राज्य बनाए, 29 हो गए थे उसे 28 करा, और कैसे हमने 8 यूटी बनाई, और साथ में किसकी बात भी हो गई, दिल्ली की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हमने, बिल्कुल फिक्स एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ ज्यादा फालतू की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हमारे लिए पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।